इस वीडियो में हम प्रीसियन और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे प्रीसियन है, एक्यूरेसी है, एरर क्या होता है, और फिर वहाँ से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ जाएंगे कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं, मेजरमेंट की कितनी रेंज है जो इम्पोर्टेंट होती है और जिसको कैलकुलेशन में रखना चाहिए। और उसके बाद हम इसकी एक दो एग्जांपल्स को देखेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वो है प्रीसाइज मेजरमेंट की, कि एक मेजरमेंट जब हम करते हैं तो किस तरह की मेजरमेंट होती है जिसको हम प्रीसाइज मेजरमेंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ मेजरमेंट इज प्रीसाइज if its repeated values are close to each other, ये प्रीसाइज मेजरमेंट की डेफिनेशन है कि अगर आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं और उसकी कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, और अगर वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आई हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ ही लाई करती हैं, तो ऐसी मेजरमेंट को हम कहेंगे कि ये प्रीसाइज मेजरमेंट है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें तो फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आप जो जी की वैल्यूज़ मेजर करते हैं, जब आप जी की वैल्यू 3 बार मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ आती हैं, फ़र्ज़ करें वो ये हैं 8.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 8.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड 8.56 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप देखें कि आपने 3 मेजरमेंट्स ली हैं जी की इस वैल्यू की, और जो तीनों मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब लाई कर रही हैं, 8.4, 8.5 एंड 8.56 या वट एवर, जो भी एक, अगर ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब करीब आती हैं तो इस मेजरमेंट को हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट जो है ये क्या है? प्रीसाइज मेजरमेंट है। देखें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि हम ये नहीं देखते कि हमारी जो रीडिंग है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं भी या नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या वो जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं क्या वो एक दूसरे के करीब करीब लाई कर रही हैं। अगर वो एक दूसरे के करीब करीब लाई कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है वो प्रीसाइज है। और अब हम जब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे जो कि एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारी प्रीसाइज मेजरमेंट थी क्या ये एक्यूरेट भी है या नहीं है। तो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो सेकंड डेफिनेशन है, वो है एक्यूरेसी की, ECCY एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी की डेफिनेशन हमारे पास होती है, अ मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट इफ़ इट इज़ क्लोज टू ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। अ मेजरमेंट इज़ accurate if it is close to true or actual वैल्यू। और इसकी अगर आप अगेन एग्जांपल लें तो हम फिर से वही जी जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एग्जांपल ली थी ये ऊपर वाली मिसाल में, तो हमें पता है कि जो जी की एक्चुअल वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ एक्चुअल वैल्यू, और हमें ये वैल्यू पता है, हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू मेजर करते हैं और हमारे पास जी की वैल्यू जो आती है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू आती है लेट्स से 9.87 मीटर्स पर सेकंड,
तो ये वैल्यू जो है ये बहुत क्लोज है जो एक्चुअल वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है। मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट। जी, तो अब आपने देखा कि क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में। प्रिसीजन जो है वो एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड है कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं रिगार्डलेस के आप किस पैरामीटर की या किस फिज़िकल क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे एक साइड पे हट के आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जो बार बार आप मेजरमेंट ले रहे हैं, क्या वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और जो एक्यूरेसी है उसमें आप हमेशा कंपेयर करते हैं जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है उसको एक्चुअल वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्यूरेसी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर अभी हम जब एरर की डेफिनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो बिल्कुल एक्यूरेसी की तरह ही उसकी डेफिनेशन और वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो समटाइम्स नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट में कोई नई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कुछ नया देख रहे होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि वो फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, उसकी एक्चुअल या रियल वैल्यू तो जानना बहुत दूर की बात है। दरअसल जब मैंने ये जी की मिसाल दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ये एक अच्छी मिसाल नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी मेजर्ड वैल्यू को इस जी की एक्चुअल वैल्यू से, ये देखने के लिए कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी एक्यूरेट है। लेकिन साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंस में हम हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बार बार जब एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो क्या आपके पास जो रिपीटेड वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी करीब करीब लाई कर रही हैं, और इस तरह आप अपनी कैलकुलेशंस को या अपने डेटा को दूसरे साइंटिस्ट तक भेजते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सके और फिर उसके ऊपर आप कुछ थ्योरी बिल्ड कर सकें उस क्वांटिटी के बारे में। खैर, तो जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है वो एरर की डेफिनेशन है, और इसमें हम देखेंगे कि एरर क्या होता है। एरर, और एरर की डेफिनेशन है disagreement between measured and the true or accepted value. Disagreement between measured and true वैल्यू। हम अब एरर की डेफिनेशन को देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एरर जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं रखता कैलकुलेशन में। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा एरर की बात करने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू या एक्चुअल या एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है। और मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, साइंस के अंदर हम बहुत बार ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हम कोई नई क्वांटिटी को देख रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जो नई क्वांटिटी हम देख रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि हम उस क्वांटिटी को देख ही पहली बार रहे होते हैं। तो इसलिए एरर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, एरर की बात कोई इतनी ज़्यादा माने नहीं रखती। जो चीज़ माने रखती है अगेन वो प्रिसाइज मेजरमेंट है या प्रिसीजन है कि आप जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो रिपीटेड कैलकुलेशंस के बाद भी आपको वही वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन और है, वो डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी की, और अनसर्टेनिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी uncertainty of a measured value is an interval around that
around that value such that any repetition of measurement will produce a new result that lies within that interval. Will produce a new result that lies within that इंटरवल। जी, तो अब आप अगर अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि अनसर्टेनिटी जो है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, अनसर्टेनिटी वो इंटरवल है जो हमारी मेजर्ड वैल्यू के इर्द गिर्द लाई करता है। इसकी मैं भी आपको मिसाल देता हूँ, फिर ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और वो इंटरवल ऐसा है कि जो हमारी रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ उस इंटरवल के अंदर लाई करती हैं, कोई भी वैल्यू उस इंटरवल से बाहर लाई ना करे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पेपर की विड्थ कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल विड्थ ऑफ अ रिम ऑफ पेपर, तो जो आप विड्थ कैलकुलेट करते हैं वो बराबर है 8.53 प्लस माइनस 0.08 इंचेस। जी, तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास 8.53 है, ये वाला जो है ये वो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है उस पेपर का जो रिम है उसकी विड्थ की। और ये वाला जो इंटरवल है जो 0.08 इंच के बराबर है, ये वो इंटरवल है जो उसमें अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इस रिम की विड्थ है वो इस रेंज में लाई कर सकती है 8.53 माइनस 0.08 और इससे लेके ये 8.53 प्लस 0.08। ये जो प्लस माइनस है यहाँ पे, ये वाला जो प्लस माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस वैल्यू में जो 8.53 है उसमें 0.08 को ऐड भी करेंगे और उसमें से 0.08 को माइनस भी करेंगे। तो जो हमारी विड्थ की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इस रेंज में होनी चाहिए 8.45 से लेके 8.61 इंचेस तक। तो जो हमारी ये प्लस माइनस ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमें ये बता रही है कि हमने कैलकुलेशन तो की है 8.53 इंचेस, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो उसमें एरर का मार्जिन है, जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है, यानी आप यूँ कह लें कि ये जो 0.08 है या जो अनसर्टेनिटी है ये हमें वो रेंज बताती है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते। यानी अगर हम कह रहे हैं कि 8.53 उसकी रिम की विड्थ है और उसमें प्लस माइनस 0.08 इंच की अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब है कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 8.53 है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप 0.08 इंच को प्लस माइनस कर दें तो इतनी रेंज के अंदर जो है हमारी जो मेजरमेंट है वो दुरुस्त है। दूसरे अल्फाज में अब हम कोई भी कैलकुलेशन करें उस रिम की, तो उस रिम की जो विड्थ की वैल्यू है वो लाजमी तौर पे 8.53 इंच से लेके 8.61 इंच के दरमियान में लाई करेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय अनसर्टेनिटी। तो और ये जो नंबर है ये वाला, ये जो नंबर है ये है उसके अंदर अनसर्टेनिटी, ये उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है। और यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अगर हम इस अनसर्टेनिटी में देखें, इस मेजरमेंट में देखें, ये जो एग्ज़ाम्पल हमने दी है विड्थ की, ये जो मेजरमेंट है इसमें अगर हम गौर करें
तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने डिजिट्स जो हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट हैं या अहम हैं या सिग्निफिकेंट हैं, जो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट सही है। तो इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास ये जो 8, 5 और 3 हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे इनके बारे में हम श्योर हैं। 8.53 यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमारी जो कैलकुलेशन है उसके बारे में हम श्योर हैं, और वही हमने एग्ज़ाम यहाँ पे भी देखा है कि हमारी कैलकुलेशन में हम ये बता रहे हैं कि या इस मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो 8.45 से 8.61 के दरमियान में कहीं भी लाई कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 8.457 हो, ऐसा नहीं हो सकता। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट लास्ट जो 7 की अभी मैंने आपको मिसाल दी है। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अब कुछ रूल्स हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को या कौन कौन से डिजिट्स को सिग्निफिकेंट ले सकते हैं और कौन कौन को से डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम ज़ीरोज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरोज़ मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और उनकी मैं मिसाल दूंगा यहाँ पे आपको कि फ़र्ज़ करो हमारे पास ये 2 मेजरमेंट्स हैं 0.003 एंड 0.0075। अगर हम इन 2 मेजरमेंट्स को देखें तो इस केस में ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ये वाले ज़ीरो जो आ रहे हैं 3 से पहले और ये वाले ज़ीरो जो 75 से पहले आ रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये ज़ीरोज़ जो हैं ये सिर्फ प्लेस होल्डर हैं फॉर डेसिमल पॉइंट। मिसाल के तौर पे हो सकता है ये जो कैलकुलेशन आपने की हो ये 3 मिलीमीटर हो, और जब आप मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे डिजिट्स में तो ये 0.00 जो 00 है ये हमें ख़ुद से लगाना पड़े, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट जो लगाना था वो 3 से 2 डिजिट आगे लगाना था। तो ये यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ये प्लेस होल्डर हो सकते हैं, प्लेस होल्डर। तो इस केस में जब जो ज़ीरोज़ हैं वो डेसिमल पॉइंट के राइट पे आए तो ये क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर ये किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आए, मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ की किसी फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ़र्ज़ करो आपने किसी चीज़ की मास कैलकुलेट की और वो 1500 किलोग्राम आई है, तो अब अगेन इसमें हमें नहीं पता कि जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं। तो ऐसे केसेस में 2 चीज़ों को देखा जाता है। एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया इस मास को कैलकुलेट करने के लिए उसका लीस्ट काउंट क्या था, यानी वो मिनिमम कितनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता था। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस कैलकुलेशन को सीधा सीधा आप लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए फ़र्ज़ करो अगर आप लिखते हैं 1.5 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम, तो इसका मतलब है कि चूँकि ये हमने 1.5 लिखा है तो ये जो 1.5 है ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं वो कितने आते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप इसी कैलकुलेशन को यूं रिप्रेजेंट करते हैं 1.50 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम, तो अब इसमें आप देखें
सिर्फ आपने क्या किया, ये बिल्कुल इसी क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस मैथ्स को लिखा है, ये भी 1500 किलोग्राम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पे एडिशनली हमने इस ज़ीरो को लगा दिया है, और अगर ये ज़ीरो लगी हो तो ये ज़ीरो ये इंडिकेट करती है कि इस केस में आपने ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करना है। तो इस केस में हमारे पास आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और वो 3 कौन कौन से हैं? तो ये वाले हैं 1, 5 एंड 0। और फाइनली अगर इसी कैलकुलेशन को यूं लिखा हो 1.500 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम, तो अब चूँकि इसमें सारी ज़ीरोज़ को इंक्लूड किया गया है, तो ये हमें बताता है कि इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस सिनेरियो में जब ज़ीरोज़ जो हैं वो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहे हों, तो उस केस में हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हों वो सारे हम यहाँ पे लिखते हैं। यानी अगर 3 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं, तो उनको हम एक्सप्लिसिटली जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उनको हम लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और वो दूसरा रूल जो है वो ये है कि व्हेन multiplying or dividing several quantities, the number of significant figures, the number of significant figures in the final answer is equal to the quantity with least number of significant figures, is equal to the quantity with least number of significant figures। यानी जब आप किसी भी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? उसके लिए हम देखेंगे वापस उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, और देखेंगे कि फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जो किसी भी क्वांटिटी में जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे मिनिमम हो। उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हम फ़र्ज़ करें कि इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो नंबर हैं 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14159 जो कि पाई है। अब अगर हम इसका रिज़ल्ट लिखें तो इसका रिज़ल्ट आता है 7.225657, और इसमें आप देखें बहुत सारे हमारे पास डिजिट आ गए हैं। लेकिन जब हमने डिसाइड करना है कि इसके फाइनल आंसर में यानी इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे जिसमें हमने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम इन दो क्वांटिटीज़ में देखेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है। अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास बहुत सारे डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू बहुत प्रीसाइजली मालूम है। जबकि अगर हम 2.3 को देखें तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिसका मतलब ये भी है कि हमें इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, हम जो हमारा फाइनल आंसर है इसमें हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे जितने इस क्वांटिटी के अंदर है, जो कि सिर्फ 2 हैं, 2 और 3। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 7.2। तो ये इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे आंसर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
और फाइनली एक रूल और है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और वो रूल है जो थर्ड रूल है, और वो रूल हमें ये बताता है when numbers are added or subtracted, when numbers are added or subtracted, the number of decimal places, the number of decimal places in result should be equal to the smallest number of decimal places, should be equal to the smallest number of decimal places in the sum or difference, in the sum or difference। ये रूल हमें ये बता रहा है कि जब हम नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटीज़ में उसके बराबर होंगे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी, या अगेन जिसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो सबसे कम होंगे। अगर हम इसकी एक मिसाल लें तो इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं और वो क्वांटिटीज़ हैं 103.9, उसके बाद 2.10, और फ़र्ज़ करें ये क्वांटिटी जो है ये मैस है कुछ ऑब्जेक्ट्स की, और जो तीसरी है वो है 0.319 किलोग्राम। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो आता है 106.319 किलोग्राम। जी, तो ये अब हमारा फाइनल आंसर आया और हमने इसमें डिसाइड करना है कि हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब अगर हम इन तीन क्वांटिटीज़ को देखें जिनको हमने ऐड किया है, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो ये वाली है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है जो हमें ये बताता है कि ये क्वांटिटी जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है या प्रिसाइजली मेजर नहीं की गई। तो हम ये देखेंगे कि इस क्वांटिटी में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें भी सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही रखेंगे, जो कि कितना बनता है 106.3 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर आएगा इस एडिशन का। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लें अगर, तो सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल यही रूल लागू होगा, और ये रूल ये कहता है कि फ़र्ज़ करो आप 1.002 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.998, तो इसका रिज़ल्ट जो आता है हमारे पास वो आता है 0.004। जी, तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ जो थी वो बिल्कुल करीब करीब हैं एक दूसरे के और काफ़ी प्रिसाइजली मेजर की हुई हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस क्वांटिटी में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे काउंट होंगी, क्योंकि ये जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ रही हैं। और अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास सिर्फ ये जो 3 हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये क्वांटिटी जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, और इसलिए हमारे आंसर में भी हमारे पास क्या आएंगे, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आएंगे।